गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप सभी को बेटा जो इनिशियल तौर पे हम लोगों ने शुरुआत में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लास में पढ़ा था, उसी चीज़ को अब मैं आप लोगों को एज ए रिवीजन के फॉर्म में सारे लेक्चर की जो सीरीज़ है वो ऑनलाइन आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सकें और अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत कर सकें। ठीक है जी। तो आज हम इनिशियल तौर पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए इस सब्जेक्ट का पढ़ने का मोटिव क्या है, दूसरा इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस क्या है एज ए इंजीनियर, थर्ड इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन है और फोर्थ उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हाट इज़ द मैकेनिक्स, व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, तो सिंपल सी फॉर्म है कि जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं इसका मतलब ये है हम कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप चूँकि टेक्निकल स्टूडेंट है तो डेफिनेटली बात है कि टेक्निकल स्किल की ही बात करेंगे। तो जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें दोनों चीज़ों को आपको तरीके से समझना है। सबसे पहले इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, देखिए काम हर व्यक्ति करता है और कई तरीके से करता है। ठीक है। एक ही काम को करने के लोगों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ का तरीका थोड़ा लॉन्ग पीरियड को होता है, कुछ का तरीका उसी काम को करने में कम समय का होता है, कुछ का जो काम करने का तरीका होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो लेकिन इफ़ेक्टिव होता है। किसी का परसेंटेज ऑफ जो लॉसेस हैं वो डिपेंड करते हैं। किसी के काम में हमें लगता है कि श्योर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, किसी काम में ये लगता है कि ये श्योर नहीं है कि इसका 100% ठीक होगा। तो जब हम बेटा इंजीनियरिंग वर्ड को इंक्लूड कर देते हैं तो हम वहाँ पे इसका बात ये करते हैं कि हर काम को हम 99% पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम करेंगे। अब उसको 99% अगर उसको पॉसिबल करना है तो कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन की आवश्यकता में आपको इस प्रकार की कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो और इन द ड्यूरेशन टाइम हो। तो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक इंजीनियर जो होता है वो इन सब चीज़ों में अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से उस काम को बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड वर्ड है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि एक तरह का, जब हम बात मैकेनिक्स की करते हैं तो मैकेनिक्स मतलब होता है कि जो भी आपके सामने पार्टिकल है उसका बिहेवियर जो है, उस बिहेवियर का जो कारण है वो उसका मैकेनिज्म हो सकता है, या उसकी जो भी उस पर काम हो रहा है उस काम की वजह से जो उसका पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की वजह से उस बॉडी पर जो इफेक्टेशन दिख रहा है वो इसी कारण हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक सिंपल फॉर्म में पढ़ लेते हैं हम, उसका इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और उस पर जो इफेक्ट है उसको हम एक तरह से प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि जैसे मान लिया कोई बॉडी है, उस बॉडी को आपने दूर से देखा, प्रिडिक्ट किया कि इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, तो ये आपने प्रिडिक्ट ही तो किया। ये आपने उस पर बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद कंसीडर नहीं किया, पहले आपने प्रिडिक्ट किया कि मैं इस बॉडी को धक्का दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं कितना धक्का दे सकता हूं तो फिर कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मुझे किसी और व्यक्ति की ज़रूरत पड़े, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से फिर आप कोशिश करते हैं कि अगर रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप और लोगों को बुला लेते हैं, तो फिर वो भी आपकी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट किया, उस बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के आपने समझा कि उस बॉडी पर फोर्स लगाने पर कितना इफेक्ट होगा, आपके फोर्स लगाने पर और कंबाइंड फोर्स लगाने पर। ठीक है जी। तो ये हो गया।
अब उस सिचुएशन में दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। जब आप उस पर इतना फोर्स लगाए कि वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवनेस आपकी सामने रिप्रेजेंट है। लेकिन जब आप फोर्स लगाते जा रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? तब भी आपने फोर्स लगाया, उसको भी फोर्स बोलेंगे। लेकिन बॉडी ने मूव नहीं किया लेकिन टेंड टू मूव, मतलब वो मूव करने की चेष्टा तो कर रही है। समझ में आ रहा? तो इसीलिए फोर्स की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कह देते हैं कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशराइज करते हैं तो बॉडी या तो रेस्ट में से मोशन में चली जाती है या मोशन से रेस्ट में आ जाती है। ये गलत डेफिनेशन है। रेस्ट से मोशन में जाती है वो भी फोर्स होगा, मोशन से रेस्ट में आती है वो भी फोर्स होगा। और ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट है और रेस्ट में रेस्ट ही बनी रहेगी बॉडी और मूव नहीं करेगी तो फोर्स नहीं है, वो भी फोर्स होगा। ठीक है, उस फोर्स की जो क्वांटिटी होगी वो इफेक्टिव क्वांटिटी से थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोर्स सिर्फ वो नहीं होता कि जिसकी वजह से बॉडी मूव करे या रेस्ट में आ जाए। उसकी वजह से हो सकता है कि बॉडी चेष्टा कर रही हो बॉडी मूव करने की लेकिन नहीं कर पा रही हो, कितना, क्योंकि आपने उतना एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड उसको नहीं दिया। ठीक है जी, तो ये हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर हम इंट्रोडक्शन बात करें तो वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। तो इस पर लिखा है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व्स इन इट कैन बी further divided into two major types. Number 1 mechanics of solids, number 2 mechanics of fluid. अब mechanics of solid और mechanics of fluid दोनों आपके सामने हैं। तो mechanics of solid और mechanics of fluid में क्या डिफरेंस होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे जो मैकेनिक्स की बात करेंगे वो सॉलिड की बात करेंगे। मतलब हम सॉलिड कोई बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, उस सॉलिड बॉडी पे जो हम ऑपरेशंस करेंगे उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर इफेक्ट जनरेट होंगे उसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलेंगे। सेकंड है आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कि जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे मटेरियल एक प्रॉपर्टी ही है कि वो बॉडी सॉलिड है और मटेरियल की वो प्रॉपर्टी ही है कि वो मटेरियल या वो मतलब जो पदार्थ है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। तो ये हो गया आपके, तो मेनली फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो हम बात करें यहाँ पे, ठीक, ये हो गया मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर कि मैकेनिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको साफ देखिएगा, इट इंक्लूड्स मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है जी, हम जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो या तो रिजिड बॉडी के मैकेनिज्म की बात करते हैं या डिफॉर्मेबल बॉडी के मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजिड बॉडी, जो सिंपल सी बात है, कोई अगर ठोस आपके सामने बॉडी है, उस बॉडी पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्लियर सी बात है कि वो फोर्स का जो इफेक्टेशन होगा उस रिजिड बॉडी पर एक लिमिट के बाद होगा। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कोई 100 kg की कोई एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है जी, अब 100 kg की बॉडी को आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपका हो सकता है आपका दोस्त उसको धक्का नहीं दे पा रहा है लेकिन आप उसको धक्का दे पा रहे हैं और आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाया है वो दूसरे बंदे के कंपेरिजन में ज़्यादा था। ज़्यादा होने की वजह से ही वो बॉडी क्या की कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव गई। ठीक है, और दूसरे बंदे ने जब बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो बॉडी मूव नहीं की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने फोर्स नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया, उसने अपनी पूरी एनर्जी का यूज किया, लेकिन जितनी एनर्जी उसके पास थी वो उस बॉडी को मूव कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है जी, तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब या तो बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है,
या रिजिड सिचुएशन में है तो उस पर भी फोर्स लगाते रहोगे तो फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में ही बनी रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड का मतलब ये हो गया कि जैसे हम फ्लूइड की बात करें तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड्स में क्या आते हैं, आपका लिक्विड भी आ जाती है, गैसेस भी आ जाती है। लिक्विड में आपका पानी भी आ जाता है, लिक्विड में आपका ऑयल भी आ जाता है, गैसेस में आपकी गैसेस ऑक्सीजन गैस आ जाती है, हाइड्रोजन, ये गैसेस आ जाती है। तो अब जैसे सिलेंडर में, अब सिलेंडर होता है, अब सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी है मान लो सपोज दैट, तो उस ऑक्सीजन गैस का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा सहायक होगा। मतलब उस फ्लूइड का बिहेवियर क्या है, पानी का बिहेवियर कैसा है, तेल का बिहेवियर, ऑयल का बिहेवियर कैसा है। तो अब सिंपल सी बात है कि एक ऑयल है और एक वाटर, दोनों को आपने एक ही कंटेंट में भरा, एक ही कंटेंट में भरने के बाद दोनों को जब आपने वेट दोनों का देखा तो देखा कि एक का वेट ज़्यादा है, एक का वेट कम है ना। होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, हो सकता है कि उसकी जो श्यानता हो वो ज़्यादा हो, इसकी श्यानता कम है, विस्कोसिटी। ठीक है जी, विस्कोसिटी भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ही डिपेंड करती है कि बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है जी, तो जब हम बात फ्लूइड की करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की, तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड दो टाइप का हो सकता है, एक तो लिक्विड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और दूसरा गैसेस मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन दिस द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स आइदर लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट और इन मोशन इज स्टडीड। मतलब कि हम ऑयल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में उसकी कितना टाइम लग रहा है, क्या उसका फ्रिक्शन रेट है, क्या उसका विस्कोसिटी है, कितना परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया ये है कि एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा पा रही है। तो ये सब चीज़ें उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन सब चीज़ की स्टडी करना मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के दायरे में आता है। ठीक है जी, एंड फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक सिचुएशन में। इसे मैं इसमें इसलिए थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। स्टैटिक और डायनेमिक, इन दो चीज़ों को समझते हैं। काइनेटिक और काइनेमेटिक्स को हम अलग से कंसीडर कर लेंगे, उसको मैं आगे बताऊँगा आपको। तो पहली ऑफ कैस हो गया स्टैटिक, दूसरा हो गया डायनेमिक। ठीक है जी, ये तो बात थी हमारी अभी तक इंजीनियरिंग, सॉरी सिर्फ मैकेनिक्स की, सिर्फ अपने मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। अभी हमने कोई भी उसमें टेक्निकल चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था, केवल हम सिंपल मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है भाई, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अब कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। तो साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स में अप्लाइड साइंस और अप्लाइड साइंस के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लियर। अब अप्लाइड साइंस में ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्यों कंसीडर किया जाता है, तो उसको भी कॉन्सेप्चुअल है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। अप्लाइड साइंस का मतलब ये हो गया कि किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, मशीन्स की बात करें, या एक सिंपल से ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उस ऑब्जेक्ट पर जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंट का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया मीन्स वो अप्लाइड साइंस में चला गया, और जब अप्लाइड साइंस में गया तब हम उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उस बॉडी पर जो आपने फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड कितना है,
उस बॉडी को मूव करने के लिए कितने मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर हम ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किन किन चीज़ों से डील करता है। देखिए, विच डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल, जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं ऑफ मैकेनिक, इन सब से डील करता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, मतलब कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके लिए उनका क्या यूटिलाइजेशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपल आए, अगर हमको एक बॉडी का एक बॉक्स रखा हुआ है, उसका वेट आपको पता है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पता नहीं हो सकता, उस बॉडी का वेट है। आप उस बॉडी को आपने धक्का दिया, बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर गई, तो आपने उस बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया, फोर्स तो अप्लाई कर दिया, मूव भी कर गया। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना मैग्नीट्यूड आपने अप्लाई किया, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है कि कितना उस पर फोर्स लगा था, ये बता दो, कितने की रिक्वायरमेंट है, ये बता सकता हूँ, एज पर वेट, बॉडी का जो वेट है उस वेट के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड होगा, ये हम बता सकते हैं। बिहेवियर ऑफ जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा है, उसके हिसाब से बता सकते हैं। समझ में आ रही? वेट से सब कुछ नहीं होता है। जैसे हम एक साइकिल की बात करें तो साइकिल में 2 पहिए लगे होते हैं, तो जितना साइकिल का वेट होता है उस वेट के हिसाब से उसको मूव करने के लिए आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। कुछ उसमें ऐसा मैकेनिज्म तैयार है, एक रोलर मैकेनिज्म तैयार है, जिसकी वजह से बहुत कम वेट लगाने पर, बहुत कम लोड लगाने पर भी वो बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट हमको समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ वेट से ही बॉडी के हम कैटेगरी को नहीं मेंशन कर सकते, उस पर मैकेनिज्म सिस्टम कैसा लगा हुआ है वो भी डिपेंड करता है कि बॉडी कितना मूव करेगी, कितना मूव नहीं करेगी। ठीक है जी, ओके। नाउ द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर इन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सिंपल फॉर्म है कि जब हम एक इंजीनियर की बात करते हैं तो इंजीनियर का काम क्या होता है कि सबसे पहले वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता है उस ऑब्जेक्ट की प्लानिंग करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ों की प्लानिंग करता है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में चाहिए पड़ेंगी उसकी प्लानिंग करता है। जब सारी चीज़ें वो प्लान कर लेता है और पूरा प्लान करके तैयार कर लेता है, तब उसको दूसरे फेज में जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम डिजाइनिंग। ठीक है बेटा, तो डिजाइनिंग में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग में हमने तैयार किए थे कि हमको मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में 5 रूम तैयार करने हैं बेटा। ठीक है, अब 5 रूम तैयार करने हैं, ये तो आपकी प्लानिंग थी। अब 5 रूम वो कहाँ कहाँ हमको तैयार करने हैं, किस किस एरिया में तैयार करने हैं, वो हम डिजाइनिंग में शो कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको हम धरातल पर जब प्रदर्शित करना होगा तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि अब हम उसको एक्चुअल फॉर्म दे रहे हैं। मतलब कि अगर वो हमें पता है कि हमें 12 बाई 10 का कोई एक कमरा बनाना है, तो 12 बाई 10 का कमरा पहले आप उसकी प्लानिंग के लिए करेंगे, फिर उसकी डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब जाके आपका वो कमरा तैयार होगा। तो इसीलिए देखिए इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे आप चाहें तो मशीन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ रेस्ट एज वेल एज मोशन। मतलब कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम एक तरह से वो साइंस का एक पार्ट कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को रेस्ट और मोशन दोनों चीज़ों में हम उसको एक तरह से कैलकुलेट करने की सिचुएशन में है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
ये तब क्लियर समझ लीजिए कि इंजन मैकेनिक्स मतलब कि कहीं ना कहीं फोर्स का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक मतलब सिंपल सी बात है, रुके फॉर्म में किसी बॉडी पे हम ऑब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, स्टैटिक हो गया। डायनेमिक में 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक काइनेटिक, एक काइनेमेटिक्स। एक में बॉडी मतलब कि मूव करने की चेष्टा करती है बट मूव होती नहीं है, और दूसरी में बॉडी पर इतना फोर्स अप्लाई किया गया है कि वो बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए तैयार है और जाती भी है। तो एक हो गया काइनेमेटिक और एक हो गया काइनेमेटिक्स, मतलब एक में चेष्टा करती है, एक में चली जाती है। तो ये मेरा आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये सिंपल केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था। ठीक है बेटा, अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को कहीं कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ें पूछने लायक हो तो आप मेरे से पर्सनली उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया है वो पूरी तरह से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।